अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोबायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हर साल प्लांट्स बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सेलुलोज और प्लांट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेशली स्टार्च और शुगर मुख्तलिफ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं फॉर एनर्जी शील्डिंग प्रोसेसेस। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बैक्टीरियल सेल वॉल्स in the formation of plant cell walls in animals connective tissues. Carbohydrates नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करके फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स they form glycoconjugates. Glycoconjugates play an important role in cell-to-cell recognition signals. Carbohydrates. What are carbohydrates? So carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones or substances that yield such compounds on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं जिस तरह पानी में पाया जाता है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इस एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज दैट हैज मोलेकुलर फार्मूला ऑफ C5H10O4। कार्बोहाइड्रेट्स को साइज की बेस पर तीन मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड्स एंड नंबर 3 पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मोनोसेकेराइड्स मुश्तमिल होते हैं कम से कम 3 से 7 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। 4 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स पर मुश्तमिल मोनोसैकेराइड्स साइक्लिक फॉर्म्स इख्तियार कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं। दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स। मोनोसैकेराइड्स में मोस्ट अबंडेंट जो हम पढ़ते भी हैं दैट इज डी ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स कोवेलेंटली बॉन्डेड थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे अहम डाइसैकेराइड्स होते हैं जो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के जॉइन करने से बनते हैं। डाइसैकेराइड्स में इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स सुक्रोज हैं, लैक्टोज हैं और माल्टोज हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जब 3 मोनोसैकेराइड्स या 3 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनते हैं तो वो लिविंग सिस्टम्स में, सेल्स में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो नॉन शुगर सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कंबाइन करके ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स बना लेते हैं। Polysaccharides consist of hundreds and thousands of monosaccharides. On hydrolysis, they yield monosaccharides that have polyhydroxyaldehydes or ketones. Polysaccharides linear chains भी बनाते हैं, branch भी बनाते हैं. They may be homopolysaccharides or heteropolysaccharides. Examples are chitin, cellulose, starch, glycogen. Among monosaccharides, हम ऑब्जर्व करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में दो तरह की फैमिलीज होती हैं। एंड हाउ डू दिस टू फैमिलीज अराइज? फैमिलीज से मुराद ये है कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप एक ओपन कार्बन चेन में अगर कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल पे पाया जाता है और एक एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी पाई जाती है तो इस तरह के मोनोसैकेराइड को एल्डोस बोलते हैं। एंड इफ दैट कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस देन द टर्मिनल पोजीशन देन इट इज टर्म्ड एज कीटोस। ठीक है, इसमें कीटो इज फॉर कीटो ग्रुप एंड एल्डो इज फॉर एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी एंड दिस ओज सफिक्स is used at the end of monosaccharides and oligosaccharides to indicate the presence of carbohydrates. The word saccharide in all these terms, monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide, is derived from the Greek word saccharon meaning sugar. So monosaccharides फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से दो तरह के होते हैं, एक हो गए एल्डोस और दूसरे हो गए कीटोस। मोनोसैकेराइड्स में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं उसके हवाले से भी मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ट्राइओस में, टेट्रोस में, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट मोनोसैकेराइड. So we will see some representative monosaccharides. The simplest form of monosaccharides or representative molecules are glyceraldehyde and dihydroxyacetone. इस स्ट्रक्चर में हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर ट्राइओस कहलाता है। और हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है इट इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एट वन टर्मिनल ऑफ द मॉलिक्यूल और दिस इज एन एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी, सो हम इसे एल्डोस बोलते हैं। सो इट इज एल्डोस एज वेल एज ट्राइओस, सो इसे कंबाइन करके लिखा जाता है एल्डो ट्राइओस और इसका कॉमन नेम ग्लिसरल्डिहाइड। द सेकंड वन इज 3 कार्बन स्ट्रक्चर। ये भी 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये भी ट्राइओस है और इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप टर्मिनल पोजीशन से अलावा किसी और पोजीशन पे प्लेस्ड है, लाइक इट इज प्रेजेंट हियर एट पोजीशन नंबर 2, सो दिस इज अ कीटोस। इट इज ट्राइओस एज वेल एज कीटोस, तो हम इसे टर्म करते हैं कीटो ट्राइओस और इसका कॉमन नेम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्योंकि इसकी फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर एसीटोन से मिलता जुलता है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल्स हेक्सोसेस हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, सो दे बोथ आर हेक्सोस. This structure contains carbonyl group at one terminal at one end of molecule. It is aldehydic functionality. Then it is known as aldohexose.
जनरली हम इसे डी ग्लूकोज बोलते हैं। एंड हियर देयर आर 6 कार्बन एटम्स, इसे हेक्सोस बोलेंगे, और कार्बोनिल ग्रुप कीटो ग्रुप है, इसलिए इसे कीटो हेक्सोस बोलेंगे। जनरल इसका नेम है डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज लफ्ज़ लैटिन फ्रुक्टोस से निकला है, जिसका मतलब है फ्रूट। लाइक इट वाज़ इट्स मेजर सोर्स आर फ्रूट्स फ्रॉम व्हिच इट वाज़ ऑब्टेन्ड। सो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज़ डेक्सट्रोज। इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं, इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। फ्रुक्टोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करती है, लीवो रोटेशन का फिनोमेना शो करती है, इसलिए इसे लेब्यूलोज भी बोला जाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स दैट वी विल स्टडी आर 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स पेंटोजेस। फर्स्ट एग्जांपल इज डी राइबोस एंड एल्डोपेंटोज। डी राइबोस, इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, पेंटोज है, एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी है, देन इट इज नोन एज एल्डोपेंटोज। कॉमन नेम इसका डी राइबोस है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक राइबोस, ये राइबोस जैसा ही है, लेकिन इसमें कार्बन नंबर 2 पे इसके यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए था, उसकी बजाय हाइड्रोक्सिल की बजाय एक H आगे लग गया है, जिसकी वजह से इट बिकम्स 2-deoxy D-ribose. It also contains 5 carbon atoms, then it is known as pentose. It contains an aldehydic functionality, then it is known as aldopentose. So 2-deoxy D-ribose is constituent of DNA. Monosaccharides और sugars generally show stereoisomerism. Stereoisomerism क्या होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम एक स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं, तो उसमें उसके एटम्स स्पेस के अंदर किस तरह ओरिएंटेड हैं, ये भी स्टडी करते हैं। सो एनांटियोमर्स इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बट दे आर नॉन सुपरपोजिबल। एनांटियोमर स्ट्रक्चर्स कंटेन अ कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। सो कायरल कार्बन वो कार्बन होती है जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हों। कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, और जिन ग्रुप्स के साथ उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हों, वो चारों डिफरेंट हों केमिकली, तो वो कायरल कार्बन कहलाती है। एसिमेट्रिक कार्बन ऐसी कार्बन होती है जिसमें सिमेट्री एलिमेंट्स ना हो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। सो एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर और कायरल कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर नोन एज enantiomers बिकॉज दे शो बिकॉज दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी जब इसे हम पोलैरिमीटर में प्लेस करते हैं और प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास करवाते हैं, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। D isomer of glyceraldehyde rotates plane polarized light towards right, and L isomer glyceraldehyde, it rotates plane polarized light towards left. It shows the phenomenon of levo rotation. So enantiomers, so so if in the structure there is one chiral carbon, we can determine the number of isomers present in that structure. अगर एक chiral carbon है, तो 2 raised to power n number of isomers उसमें होने चाहिए। So 2 raised to power 1 is equal to 2. So glyceraldehyde में एक chiral center है, इसमें 2 stereoisomers हैं that are enantiomers to each other, mirror images that are non-superposable. स्ट्रक्चर्स को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक D-glyceraldehyde एंड L-glyceraldehyde, दीज आर enantiomers to each other and they are represented on a planar paper. हालांकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जब हमने स्ट्रक्चर को प्लेस करना होता है, हमने सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप पे रखना होता है, देन नेक्स्ट कार्बन, और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन। कार्बन चेन को, कार्बन फ्रेमवर्क को हमने वर्टिकल प्लेस करना है, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमने उन्हें हॉरिजॉन्टल में प्लेस करना है। जो वर्टिकल लाइन होती है फिशर प्रोजेक्शन में, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि बॉन्ड्स आर गोइंग इनटू द पेपर, गोइंग अवे फ्रॉम द रीडर, ठीक है, व्यूअर से दूर जा रहे हैं। और OH और H जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर, और दे आर क्लोजर टू द व्यूअर। ठीक है, सो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज के मुताबिक जब हाइड्रोक्सिल बॉन्ड प्लेस्ड हो टुवर्ड्स राइट, फिशर प्रोजेक्शन में जब हाइड्रोक्सिल बॉन्ड राइट की तरफ प्लेस्ड हो, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम डी आइसोमर या डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर OH फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड पर प्लेस्ड हो, तो इसे एल ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। सो D-glyceraldehyde एंड L-glyceraldehyde दे एक्ट एज रेफरेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बाकी तमाम शुगर्स की डी आइसोमर और एल आइसोमर हम इन स्ट्रक्चर्स के साथ मैच करके फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आर द पर्सपेक्टिव फार्मूला। सो व्हाट डज द पर्सपेक्टिव फार्मूला शो? ये एक और तरीका है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को पेपर पर प्लेस करने का, पेपर पर लिखने का। इसमें डैश्ड लाइन्स शो की गई हैं और सॉलिड वेज शो किए गए। डैश्ड लाइन ये रिप्रेजेंट करती हैं कि बॉन्ड्स आर गोइंग इनटू द प्लेन, और सॉलिड वेज ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर्स आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, यहाँ पर भी डिग्लिसरल्डिहाइड और एल्गिलिसरल्डिहाइड को वैसे ही शो किया गया है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द राइट, then it becomes C. If hydroxyl group is placed on the left of a structure, then it is termed as L-glyceraldehyde. D-glyceraldehyde लाइट को राइट
लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करती है और L-ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। Next, certain examples of D-aldoses are being shown. 3 to 6 कार्बन एटम्स तक की एग्जांपल्स शो की जाएंगी। यहाँ पर 3 and 4 कार्बन एटम्स के स्ट्रक्चर्स हैं। 3 कार्बन एटम स्ट्रक्चर में जो एल्डोज के एग्जांपल है दैट इज D-glyceraldehyde. इट ओनली कंटेन्स 1 कायरल कार्बन। सो इसके आइसोमर्स कितने होंगे? 2 raised to power 1 is equal to 2. इसमें 2 आइसोमर्स होंगे, एक D-glyceraldehyde है और एक L-glyceraldehyde है। 4 carbon containing structure, one is termed as D-erythrose and the other is termed as D-threose and they both are D isomers. और ये किस तरह पता चला जाता है कि ये D isomers हैं? कार्बोनिल कार्बन से जो फारदेस्ट कायरल कार्बन होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम मैच करते हैं डी-ग्लिसरॉल्डिहाइड या एल-ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अगर तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन जो कि कार्बोनिल कार्बन से सबसे दूर पड़ा है, फारदेस्ट है, अगर उसका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में राइट साइड पे लिखा गया हो, तो हम कहते हैं इट इज़ डी आइसोमर और अगर वो लेफ्ट साइड पर प्लेस्ड हो, तो हम उसे कहेंगे एल आइसोमर। सो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं कि वो कायरल कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन से फारदेस्ट प्लेस्ड है, उन दोनों में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स राइट प्लेस किया गया है, इसलिए हम इन्हें डी आइसोमर कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में हमें 2 कायरल कार्बन्स रेड में दिखाई दे रहे हैं। अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर 2 कायरल कार्बन है, तो उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर n इज़ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर, तो 2 रेज़ टू पावर 2 होंगे 4। तो हमें यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो 4 आइसोमर्स किस तरह बनेंगे? एक इसका डी-रिथ्रोज़ होता है और एक एल-रिथ्रोज़ होता है। इसी तरह एक डी-थ्रियोज़ होता है और एक एल-थ्रियोज़ होता है। 5 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। Among 5 carbon containing structures, the most abundant or the most frequently encountered structures are D-ribose, D-arabinose, D-xylose, and D-lixose. They all contain aldehydic functional group, carbonyl group at one terminal पे मौजूद है, इसलिए ये सब एल्डोजेस हैं। इन सब में वो कायरल कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन में पे सबसे फारदेस्ट है, ये सबसे दूर पड़ा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट की तरफ प्लेस्ड है इन सब स्ट्रक्चर में, इसलिए ये सब स्ट्रक्चर डी फॉर्म है, डी आइसोमर है एंड ऑल दीस स्ट्रक्चर्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट। डी एल्डोजेस। These are 6 कार्बन स्ट्रक्चर्स। 6 कार्बन स्ट्रक्चर्स में जो सबसे ज़्यादा हम एनकाउंटर करते हैं, जिन्हें हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ डी-ग्लूकोज़, डी-मैनोज़ एंड डी-गैलेक्टोज़। इन तमाम स्ट्रक्चर्स में एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी है, दैट इज़ व्हाई दे आर टर्म्ड एज़ एल्डोजेस। ये तमाम स्ट्रक्चर्स 6 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर हेक्सोजेस, सो दे ऑल आर एल्डोहेक्सोजेस। फिर जो-जो इनका सोर्स था, उसकी बुनियाद पर इनका नाम रखा गया। एनांशुमर की बेस पे अगर देखा जाए, तो चूँकि इनके अंदर जो सबसे फारदेस्ट कायरल कार्बन है, उसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स राइट प्लेस किया गया है, इसलिए ये तमाम स्ट्रक्चर डी आइसोमर्स हैं। And we observe that there are 4 chiral centers in each structure. 4 chiral centers हैं, तो 2 raised to power 4 is equal to 16, यानी इसमें 16 स्टीरियोआइसोमर्स होने चाहिए। 8 डी फॉर्म्स इस पेज पर बनी हुई हैं और इसी तरह 8 इनकी एल फॉर्म्स हैं, एल आइसोमर हैं। सो 8 और 8 मिलके 16 स्टीरियोआइसोमर बन जाते हैं। कीटोज़िस में सबसे सिंपलेस्ट जो कीटोज़ है दैट इज़ डायहाइड्रॉक्सी एसीटोन। इट इज़ द ओनली कार्बोहाइड्रेट दैट डज़ नॉट कंटेन एनी कायरल कार्बन। इसमें कोई कायरल या सिमेट्रिक कार्बन नहीं है। इसमें अगर हम इस कार्बन के अराउंड इसे डिवाइड करें, तो हमें 2 इक्वल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट पाया जाए, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल कार्बन। सो इट डज़ नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। 4 कार्बन एटम कंटेनिंग स्ट्रक्चर को हम डी-इरिथ्रियोलोज कहते हैं। डी-इरिथ्रियोलोज में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ही कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। इट कंटेन्स अ कीटो फंक्शनल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर डी-इरिथ्रोज से मिलता-जुलता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे कीटो है, वहाँ पर एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी थी। डी-इरिथ्रोज में के लिखने में थोड़ा-सा डिफरेंस किया गया है, दैट इज़ कि अगर हमने एक कीटोज़ को रिप्रेज़ेंट करना है, तो ओएसई से पहले यूएल का इज़ाफ़ा कर दिया गया है, इरिथ्रियोलोज इसको नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट 5 कार्बन स्ट्रक्चर्स, जिस तरह हमने डी राइबोस पढ़ा है, इसको नाम दे दिया गया है डी राइब्यूलोज। ये यूएल का इज़ाफ़ा किया गया है इसके नाम में। इट कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स विथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इसमें 2 कायरल कार्बन्स हैं। इसी तरह डी-ज़ाइलूलोज़, इट कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स विथ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एंड 2 कायरल कार्बन्स। डी-कीटोसिस जब 6 कार्बन एटम्स कंटेन करते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डी-फ्रुक्टोज़ है, दैट इज़ अ कॉमन इंटरमीडिएट इन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस। इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और 3 कायरल एटम्स पाए जाते हैं। एपिमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स, इस तरह के स्टीरियोआइसोमर्स जिसमें 2 शुगर्स एक कायरल कार्बन के अराउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, एक दूसरे के एपिमर्स कहलाते हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और मैनोज के स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में स्टडी करें, तो दे बोथ कंटेन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 पोजीशन। एट कार्बन नंबर 2 पोजीशन दे कंटेन हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन, बट देयर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली इन स्पेस। ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट की तरफ प्लेस्ड है और मैनोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट की तरफ प्लेस्ड है।
कार्बन नंबर 3 में इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 4 में सेम है, 5 में सेम है, 6 एक ए कायरल स्ट्रक्चर होता है। सो कार्बन नंबर 2 में मतलब तमाम कायरल सेंटर्स में से एक कायरल सेंटर पर ये एक डेफिनिट एक स्पेसिफिक कार्बन एक स्पेसिफिक कायरल सेंटर पर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर करने की वजह से जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज करती है उसे एपीमर्स कहते हैं। सो मैनोस ग्लूकोज का एपीमर है एट कार्बन नंबर 2। सिमिलरली ग्लैक्टोस ग्लूकोज का एपीमर है एट कार्बन नंबर 4। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एट कार्बन नंबर 4 डिफर कर रही है ग्लूकोज से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स को सॉल्यूशन फॉर्म में उनके एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में पढ़ा जाता है तो दे बिहेव एज रिंग स्ट्रक्चर्स। दे टेक साइक्लिक फॉर्म्स, वो साइक्लिक फॉर्म्स इख्तियार कर लेते हैं और वो साइक्लिक फॉर्म इख्तियार करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल स्ट्रक्चर। सो हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली अल्कोहल एल्डिहाइड में ऐड होता है तो हेमी एसिटाल बनता है। एल्डिहाइड कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और जहां पर डबल बॉन्ड ग्रुप मौजूद हो वहां पर एडिशन पॉसिबल होती है। ऑक्सीजन कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करते हैं और ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को पिक कर लेता है, दस एडिंग दिस अल्कोहल इनटू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, जिसके नतीजे में हेमी एसिटाल की फॉर्मेशन होती है। हेमी एसिटाल में एक और अल्कोहल ऐड हो सकता है, एक नया अल्कोहल HOR3 ऐड होता है, इसमें OH ग्रुप निकल जाता है जिसके नतीजे में हमारे पास एक कार्बन के साथ दो OR एंड OR ग्रुप अटैच है प्लस एक ग्रुप। एसिटाल की फॉर्मेशन में या हेमी एसिटाल की फॉर्मेशन से एक और नए स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा का नाम देते हैं। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट ऐसी हो जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी कंटेन करती है और अल्कोहल उसके साथ आकर ऐड करे, उसमें एडिशन शो करे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करे, तो उसके नतीजे में पहले स्टेप में हेमी कीटाल बनता है और अगर मजीद एक अल्कोहल इसमें आके ऐड होता है तो फुल फॉर्म ऑफ कीटाल इज ऑब्टेन विद द रिमूवल ऑफ वाटर। बेसिकली अल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप की एडिशन एडिशन प्रोसेस में और कीटाल और एसिटाल के बनने में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। नेक्स्ट आर द एनोमर्स। एनोमर्स स्ट्रक्चर किस तरह अराइज करते हैं? एनोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एनोमेरिक कार्बन के अराउंड जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री या कन्फिग्रेशन मुख्तलिफ होती है। एक स्ट्रेट चेन ओपन चेन स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का शो किया गया है जिसमें कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाईलाइटेड है और कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी। जिस तरह हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप कैन अटैक ऑन अ कार्बोनिल ग्रुप और एक हेमी एसिटाल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर भी कार्बन नंबर 5 यानी कि फारदेस्ट कार्बन का ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर्स अटैक करते हैं कार्बोनिल कार्बन पर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर होती है, उसमें ऐड हो जाते हैं जिसके नतीजे में एक हेमी एसिटाल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। सो इस अटैक को मजीद क्लियरली शो करने के लिए इस स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में प्लेस किया गया है। बाय प्लेसिंग कार्बोनिल कार्बन कार्बन नंबर 1 देन कार्बन नंबर 2 हम ड्रा करते हैं, देन 3 4 5 और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कुछ इस तरह पोजीशन किया गया है कि उसके अटैक को बहुत क्लियरली शो कर सकें ऑन कार्बोनिल कार्बन। वो विसिनिटी में वो उसकी विसिनिटी में आ जाता है, वो उसके करीब आ जाता है और उसका कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना आसान हो जाता है। इस तरह हेमी एसिटाल की फॉर्मेशन से जो कि एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने ही मॉलिक्यूल के एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटाल की फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटाल फॉर्मेशन जनरेट्स अनदर काइंड ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म दैट इज नोन एज एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म में क्या होता है? बेसिकली कार्बन नंबर 1 पोजीशन दैट इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होती है। ये कार्बोनिल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उसके अराउंड दो डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्रीज जो दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस अराइज करती हैं। अब इस कायरल कार्बन के अराउंड दो कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह मुख्तलिफ होती हैं? दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये CH2OH ग्रुप, ये जो सिक्स्थ कार्बन है CH2OH ग्रुप, इफ दे आर ट्रांस टू ईच अदर देन दे गिव राइज टू अल्फा आइसोमर, अल्फा फॉर्म। ठीक है, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2OH ग्रुप सिस हों टू ईच अदर देन दे गिव राइज टू बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। इससे मजीद हम इन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि दिस वाज अ स्ट्रेट चेन फॉर्म। इसमें कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है और हेमी एसिटाल की फॉर्मेशन करता है जो कि नेक्स्ट स्टेप में गिव राइज करता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज को और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज को। सो ये तीनों फॉर्म्स सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज भी होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है जो साइक्लिक फॉर्म इख्तियार किए हुए है। इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज yet not formed any kind of bond। अभी इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। दिस वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज अनदर साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज टर्म्ड एज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। सो वी विल स्टडी कि इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है और एक लीनियर स्ट्रक्चर है।
अल्फा फॉर्म ऑलमोस्ट 1/3 होती है, या हम कहते हैं कि इट इज़ 38%। बीटा फॉर्म 2/3 होती है, इट इज़ 62%। और ये लेस देन 1% होती है लीनियर फॉर्म, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। बीटा फॉर्म चूँकि ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। हम ये देखते हैं कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म किस तरह राइज़ करती हैं। दिस इज़ अ डी-राइबोज़, और उसकी फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में सबसे पहले उस कार्बन को प्लेस किया जाता है जो कि मोर ऑक्सीडाइज़्ड होती है। मोर ऑक्सीडाइज़्ड कार्बन वो होती है जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स अटैच हों। So carbonyl carbon is the most oxidized form. It is placed as carbon number 1. This is D-ribose, that is aldopentose. So हम 5 कार्बन ड्रा करेंगे, 2, 3, 4, 5, और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच किए हुए हैं। दिस इज डी-राइबोज, इसलिए इसकी जो फार्देस्ट कायरल कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट डायरेक्शन में शो किया गया है। इस डी-राइबोज में हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हाइड्रोक्सिल जो कि फार्देस्ट पे मौजूद है, फार्देस्ट कायरल कार्बन का हाइड्रोक्सिल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटार। ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करता है, कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करता है कार्बन नंबर 1 पे। और अगर ये अटैक अबव द प्लेन हो, लाइक अगर ये OH ग्रुप कार्बन के ऊपर से अटैक करे, दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड O, व्हेन कार्बन इज फॉर्मिंग व्हेन कार्बन इज फॉर्मिंग इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो उस वक्त ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ऑक्सीजन जो है इनके लोन पेयर्स ऊपर से अटैक करते हैं इस प्लेनर स्ट्रक्चर के, तो ये जो OH बनता है ये नीचे चला जाता है। ठीक है, दिस OH विल गो डाउनवर्ड। ठीक है, ये नीचे प्लेस्ड होगा, और जब ये नीचे प्लेस्ड होगा तो अल्फा कन्फिग्रेशन अराइज करेगी। जब O के लोन पेयर्स नीचे से अटैक करते हैं और ये OH ग्रुप ऊपर चला जाता है, और जब ये OH ग्रुप ऊपर चला जाता है तो बीटा कन्फिग्रेशन अटेन होती है। सिमिलरली अगर कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे अटैक करता है, अगर वो अबव पोजीशन से करे, तो इसका इसका ये जो ब्लू लाइन्स में O और H हो के गए हैं, ये नीचे चले जाएँगे। सो जब ये नीचे चले जाएँगे तो OH विल बिकम ट्रांस टू दिस स्ट्रक्चर एंड इट वुड बी अल्फा स्ट्रक्चर। एंड व्हेन OH इज प्लेस्ड व्हेन OH बिलो अटैक करे, तो OH ग्रुप, ये जो OH है ये बिलो से अटैक करे इस प्लेनर स्ट्रक्चर के, तो ये ब्लू वाला जो O है ये ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से बीटा डी राइबोपाइरानोज बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन, कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर ये जो एनोमेरिक कार्बन होती है, एनोमेरिक कार्बन होती है जो कार्बोनिल कार्बन कंटेन करती है। सो ये कार्बन, इस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो CH2OH के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ठीक है, इसके अपोजिट ट्रांस पोजीशन में प्लेस्ड है, तो हम कहते हैं इट इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप C2OH के सिस पोजीशन में है, सेम प्लेन में है दोनों, देन दीज आर नोन एज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। और इन्हें पाइरानोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पाइरान स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं। पाइरान 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम और 5 कार्बन एटम्स होते हैं। सिमिलरली हियर देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग, मेकिंग 6 मेंबर्ड रिंग। पाइरान से मिलता-जुलता स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे पाइरानोज कहते हैं। ग्लूको इज obtained from glucose, पाइरान from पाइरान स्ट्रक्चर, एंड ओज इज द सफिक्स यूज्ड फॉर मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। इसी तरह फ्रुक्टोफ्यूरानोज में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 6 के CH2OH के ट्रांस पे मौजूद है, इफ दे आर, अगर इट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है, CH2OH अबव द प्लेन है, दे आर ट्रांस टू ईच अदर, तो ये अल्फा स्ट्रक्चर है, अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टो फ्रॉम फ्रुक्टोज, फ्यूरॉन फ्रॉम फ्यूरॉन स्ट्रक्चर। फ्यूरॉन स्ट्रक्चर 5 मेंबर्स का रिंग होता है जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम होता है, 4 कार्बन एटम होते हैं। सो फ्रुक्टोफ्यूरानोज। सिमिलरली बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 6 के साथ सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स। कन्फॉर्मर्स इस तरह के स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। और कन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स इस तरह के होते हैं कि जब वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे तो ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। सो कन्फॉर्मर्स के हवाले से अगर हम स्टडी करें स्ट्रक्चर को, तो चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है कन्फर्मेशंस में। चेयर फॉर्म में जब ग्रुप्स लगाए जाते हैं तो वो आइदर एक्सियल पोजीशन पे होते हैं या इक्वेटोरियल पर। एक्सिस के अलोंग जो पोजीशंस होती हैं दे आर ऑल टर्म्ड एज एक्सियल पोजीशन, और इक्वेटर के अलोंग जो इक्वेटर के पैरेलल जो पोजीशंस होती हैं दे आर ऑल टर्म्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशंस। जब बल्की और लार्ज ग्रुप्स आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, देन दे टर्म्ड एज स्टेबल स्ट्रक्चर्स। सो बीटा बीटा एनोमर ग्लूकोज का जो बीटा एनोमर होता है, हम कहते हैं कि दैट इज बीटा डी एनोमर, इट इज मोर स्टेबल। वो इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उसमें तमाम बल्कि ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्लेस्ड होते हैं। दैट इज व्हाई बीटा डी ग्लूकोज इज 62% व्हाइल अल्फा डी ग्लूकोज इज 38%। ग्लूकोज फैमिली कई तरह के रिएक्शंस देती है जिसकी वजह से डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होते हैं। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि ग्लूकोज किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देती है और किस तरह के डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन करती है। सो वी विल सी दैट ग्लूकोज फैमिली, दिस इज बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज
फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टर फॉर्मेशन करके, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टर फॉर्मेशन करके बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाती है। बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है। फॉस्फेट एस्टर फॉर्मेशन के थ्रू ये स्ट्रक्चर मोर एक्टिवेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। प्लस बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में ग्लूकोज सेल्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज सेल्स के अंदर बाहर आ जा सकती है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बहुत कम ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सेल के अंदर, इसलिए वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाती है और एनर्जी यील्ड करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट आर अमाइनो ग्रुप्स। ग्लूकोज में जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ग्लूकोज में कई हाइड्रॉक्सिल, दीज आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जब इनमें कई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में किसी भी पॉइंट पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाए अमाइनो ग्रुप से, तो दे गिव राइज टू अमाइनो शुगर्स। ठीक है, इन अमाइनो शुगर्स के एग्जांपल हम देखते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज में दिस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एट दिस पॉइंट, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पोजीशन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है अमाइनो ग्रुप से NH2 से, तो हम इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोजामीन। ठीक है, इसी तरह अगर एक गैलेक्टोज स्ट्रक्चर में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अमाइनो से रिप्लेस हो जाए तो गैलेक्टोजामीन, और इसी तरह अगर मैनोज शुगर में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो दैट वुड बी मैनोजामीन। सिमिलरली एन-एसिटाइल बीटा डी-ग्लूकोज़ामीन। अब इसमें क्या है कि ग्लूकोज़ामीन जो जिसकी पहले फॉर्मेशन शो की गई है, इसके साथ एसिटिक एसिड आके जब रिएक्ट करता है तो एक अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब भी अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करता है केमिकली विद एसिटिक एसिड, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? अमाइड ग्रुप, ठीक है? जिसके नतीजे में एन-एसिटाइल, यानी एन के साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है, एन-एसिटाइल बीटा डी-ग्लूकोज़ामीन। बीटा डी-ग्लूकोज़ामीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिस इज़ इसकी जो एनोमेरिक कार्बन है, उसकी बीटा फॉर्म एक्सिस्ट कर रही है। OH इज़ सिस2 CH2OH। OH ग्रुप जो है वो CH2OH के दे आर बोथ इन द सेम प्लेन। म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड एसिड किस तरह राइज होता है? इसमें एक शुगर की हमने बीटा फॉर्म ली है, इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप Na2 से रिप्लेस कर दिया गया है और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किसी R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है। दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स म्यूरेमिक एसिड। और ये R ग्रुप क्या है? दिस R ग्रुप इज़ शोन हियर इन रेड स्ट्रक्चर। अगर इस अमाइनो ग्रुप के साथ एक एसिटिक एसिड आके कंबाइन करे तो N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड कहलाता है। ठीक है? अमाइनो शुगर्स में बीटा डी ग्लैक्टोजामीन शो किया गया है, इसी तरह बीटा डी मेनोजामीन शो किया गया है। इनमें कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। डीऑक्सी शुगर्स, डीऑक्सी शुगर्स में हम देखते हैं कि बीटा एल फ्यूकोस, बेसिकली मैनोज जो स्ट्रक्चर है, मैनोज स्ट्रक्चर में यहाँ पे CH2OH लगा होता है और जब वो OH H से रिप्लेस कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने उसमें से एक ऑक्सीजन एटम निकाल लिया, डीऑक्सी शुगर प्रिपेयर कर ली। सो बीटा एल फ्यूकोस मैनोज के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के रिमूवल से जनरेट होता है बीटा एल फ्यूकोस, एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन beta L glucose plays an important role in in glycoproteins and glycolipids. अल्फा एल रेमनोज ग्लैक्टोज की डीऑक्सीडेशन से, लाइक यहाँ पर CH2OH ग्रुप है ग्लैक्टोज के अंदर और उसके OH ग्रुप को H से रिप्लेस किया गया है, जिसके नतीजे में अल्फा एल रेमनोज की फॉर्मेशन हुई है। अब अल्फा एल रेमनोज ग्लैक्टोज की मदद से बनता है और ये यूज होता है इन प्लांट पॉलीसेकेराइड्स में अल्फा एल रेमनोज पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज होती है, डी ग्लूकोज, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये कई तरह के एसिड्स बनाता है, शुगर एसिड्स बनाता है। अगर ऑक्सीडेशन कार्बन नंबर 6 की हो जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लूयूरोनेट, ठीक है, यूरोनिक एसिड। जब कार्बन नंबर 6 की ऑक्सीडेशन हो तो दैट इज यूरोनिक एसिड से यूरोनेट स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और अगर कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीडेशन हो जाए तो इस तरह के एसिड्स को हम एल्डोनिक एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए इसे डी-ग्लूकोनेट कहेंगे। ग्लूकोनेट और ग्लूयूरोनेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट की फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज़ व्हाई दीज़ आर टर्म्ड एज़ ग्लूकोनेट और ग्लूयूरोनेट। डी-ग्लूयूरोनेट और डी-ग्लूकोनेट एक स्टेबल स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं, दैट इज़ डी-ग्लूकोनो लैम्डा लैक्टोन, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये तब्दील हो जाता है। दैट इज़ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा लैक्टोन स्ट्रक्चर में ये तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट आर एसिडिक शुगर्स। एसिडिक शुगर्स में इन्होंने एग्जांपल दिए एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड्स की। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड्स किस तरह इनकी फॉर्मेशन होती है? इनकी फॉर्मेशन अगर हम स्टडी करें तो इस यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लेस्ड है, एक कार्बोक्सिलेट आयन प्लेस्ड है, यहाँ पर C2OH ग्रुप को R से रिप्लेस किया गया है
एंड पहले यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था उसे अमाइनो ग्रुप में तब्दील किया गया और उस अमाइनो ग्रुप की कंडेंसेशन कराई गई एसिटिक एसिड से, जिसकी वजह से एन-एसिटाइल जो रेमिनिक एसिड ऑब्टेन होता है। बेसिकली ये 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल 9 कार्बन एटम फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और R के अंदर 7, 8, 9, ठीक है? सो ये 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर होता है। ये भी ग्लाइको कॉन्जुगेशन में सेल टू सेल रिकॉग्निशंस एनिमल्स टिश्यूज़ सेल्स की सरफेसेस पर सेल टू सेल रिकॉग्निशन के तौर पे ये काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं तो जो रिंग फॉर्म है इट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म लेस देन 1% होती है और मोर देन लाइक ऑलमोस्ट 100% ये रिंग फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दिस प्रोवाइड्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू द स्ट्रक्चर। प्लस एक और चीज़ भी हम नोट करेंगे कि अगर हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर है, एक फिशर प्रोजेक्शन है, तो फिशर प्रोजेक्शन को हम रिंग फॉर्म में या हार्वर्थ पर्सपेक्टिव फ़ॉर्मूला में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हम फिशर प्रोजेक्शन को किस तरह प्लेस करते हैं। मोस्ट ऑक्सीडाइज़्ड कार्बोनिल कार्बन को ऊपर प्लेस करते हैं, कार्बन नंबर 1 देते हैं उसे, देन 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसमें हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन एटम्स की प्लेसमेंट करते हैं और जब हम इस स्ट्रक्चर को रिंग फॉर्म में प्लेस करते हैं, तो हम फिशर प्रोजेक्शन फ़ॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हार्वर्थ पर्सपेक्टिव फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हार्वर्थ पर्सपेक्टिव फ़ॉर्मूला में कार्बन नंबर 1 से हम प्लेसमेंट शुरू करते हैं एंड देन पहले हम सिर्फ़ कार्बन फ्रेमवर्क बना लेते हैं और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स बाद में प्लेस करते हैं। उन्हें पोज़ीशन दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देन जो बॉन्ड्स व्यूअर के करीब होते हैं, उसे हम थिक लाइन्स में शो करते हैं और जो व्यूअर से परे होते हैं या दूर होते हैं, हम उन्हें थिन लाइन्स में शो करते हैं। हम ये इमेजिन करते हैं कि ये रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग जो है, 1 ऑक्सीजन एटम और 5 कार्बन एटम से मुश्तमिल जो रिंग है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है। कुछ ग्रुप्स इस प्लेन के ऊपर पाए जाते हैं और कुछ ग्रुप्स इस प्लेनर रिंग के नीचे पाए जाते हैं। सो किस तरह के ग्रुप्स को हमने ऊपर प्लेस करना है और किसको नीचे प्लेस करना है, ये हमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला गाइड करेगा। जो ग्रुप्स फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में राइट साइड पे शो किए जाते हैं, दे आर रिटन बिलो। उन्हें हम प्लेन के इस प्लेनर रिंग के नीचे प्लेस करते हैं और जिनको लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट किया जाता है, दे आर रिटन अबव दिस प्लेनर रिंग, ठीक है? और जब हमने डी ग्लूकोज को शो करना होता है, तो उस वक़्त CH2OH हमेशा अबव द प्लेन शो करनी होती है, व्हेन देयर इज़ अ डी ग्लूकोज फॉर्म। और जब हमने बीटा स्ट्रक्चर को प्लेस करना होता है, बीटा फॉर्म को रिप्रेजेंट करना होता है, देन दिस हाइड्रॉक्सिल मस्ट बी सिस टू दिस CH2OH। दे मस्ट बी अबव द प्लेन और इन द सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है? सो लीनियर फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म में बीटा डी ग्लूकोज शो की गई है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। सो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जब हम कहते हैं कि मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है? या उनकी रिडक्शन या उनकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है, तो बेसिकली उसमें रिंग फॉर्म पार्टिसिपेट नहीं करती। लीनियर फॉर्म में एल्डिहाइड फ्री होती है एंड इट कैन एक्ट एज़ रिड्यूसिंग एजेंट। रिंग फॉर्म में हेमी-एसिटाल की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती। बीटा डी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन लीनियर फॉर्म में ही पॉसिबल होती है। इसमें होता क्या है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स गेट्स कन्वर्टेड इंटू कॉपर पॉजिटिव 1 आयन्स। कॉपर 2 पॉजिटिव मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं और कॉपर पॉजिटिव आयन्स मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। इसकी रिडक्शन हो रही है और इस स्ट्रक्चर की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था, जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड बनता है और ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है। सो डी ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इंटू डी ग्लूकोनेट। इस तरह हम कहते हैं कि मोनोसैकेराइड्स को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं, वो ऑक्सीडाइज़ कर सकते हैं, जिसके नतीजे में एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी गेट्स कन्वर्टेड इंटू एसिड्स एंड क्यूप्रिक आयन्स आर कन्वर्टेड इंटू क्यूप्रस आयन्स। ये पेहेलिंग्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं। पेहेलिंग्स रिएजेंट को यूरिन में या ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है एज़ अ डायग्नोस्टिक टूल। लेकिन आजकल एक सिंगल स्ट्रिप इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए होता है। बेसिकली उस स्ट्रिप पर एक इम्मोबिलाइज्ड एंजाइम ग्लूकोज़ ऑक्सीडेज़ प्लेस्ड होता है और ग्लूकोज़ ऑक्सीडेज़ में जो है ग्लूकोज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, की ऑक्सीडेशन होती है और ग्लूकोज़ ऑक्सीडेज़ इस रिएक्शन को कैटालाइज़ करता है और डी ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है, जो कि प्रीवियसली हमने स्ट्रक्चर देखा है और H2O2 की। H2O2 पर ऑक्सीडेज़ एंजाइम एक्ट करता है और H2O2 को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इन मीनव्हाइल H2O2 एक कलरलेस कंपाउंड को एक कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। फिर जितना कलर्ड प्रोडक्ट बनता है, इट मीन्स उतने ज़्यादा H2O2 है सिस्टम में और जितनी ज़्यादा H2O2 होती है, इट मीन्स उतने ही ग्लूकोज़ है सिस्टम में। सो इस एक सिंगल स्ट्रिप और एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड की मदद से आजकल ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल को चेक किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये 2 मोनोसैकेराइड्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं और 2 मोनोसैकेराइड्स जब कंबाइन करते हैं, तो उनमें एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ कंबाइन करके एसीटाल की फॉर्मेशन करता है।
ईथर लिंकेज डेवलप करता है। ये ईथर लिंकेज 2 तरह की हो सकती है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी होते हैं और एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी होते हैं। अब ओ और एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में एक स्ट्रक्चर, चाहे वो अमाइनो एसिड हो या चाहे वो कोई और शुगर हो, 2 मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, एक अमाइनो एसिड्स हो और हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट हो, ये दोनों कंबाइन हो और उनके दरमियान लिंकिंग एटम जब ऑक्सीजन होता है तो हम इसे ओ लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और जब इनके दरमियान एक अमाइनो एसिड और एक शुगर एंटिटी के दरमियान लिंकिंग एटम नाइट्रोजन एटम हो तो हम इसे एन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। एन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स में ऑब्जर्व होते हैं और एन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमें डीएनए के स्ट्रक्चर में और आरएनए के स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व होते हैं, जिसमें राइबोज शुगर लिंक्ड होती है एडेनिन, गुआनिन, नाइट्रोजनस बेसेस के साथ थ्रू एन के थ्रू लिंक्ड होती है। सो दीज़ आर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2 अमीनो एसिड्स किस तरह कंबाइन करते हैं एंड गिव राइज़ टू 2 मोनोसैकेराइड्स किस तरह कंबाइन करते हैं एंड गिव राइज़ टू अ डाइसैकेराइड। दिस इज़ एन अल्फा डी ग्लूकोज दैट इज़ कंबाइनिंग विद बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप CH2OH के ट्रांस मौजूद है। बीटा डी ग्लूकोज में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप CH2OH के सिस मौजूद है। और डी रिप्रेजेंट किस तरह से होता है? अगर CH2OH अबव द प्लेन है, तो हम ये कहते हैं दिस इज़ डी आइसोमर। ठीक? सो हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला दोनों के शो किए गए हैं। इसमें हमारे पास ये वाली जो कार्बन है, दिस वाज़ अ कार्बोनिल कार्बन, जिसने हेमी एसिडाल फॉर्मेशन की हुई है। हेमी एसिडाल फॉर्मेशन के थ्रू ही ये स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। उसके साथ एक और OH ग्रुप अटैच है। जिस तरह हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि एक हेमी एसिडाल कार्बन जिसके साथ एक OH ग्रुप अटैच हो, उसमें मज़ीद एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड हो सकता है, उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरे ग्लूकोज़ का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, वो यहाँ पे आके अटैक करता है, जिसके नतीजे में एक O लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और वाटर का रिमूवल होता है। सो कंडेंसेशन से अल्कोहल और हमारे पास जो हेमी एसिटाल कार्बन है, उसकी कंडेंसेशन से वाटर का रिमूवल होता है और एसिटाल की फॉर्मेशन होती है। एसिटाल की फॉर्मेशन से ये कार्बन नंबर 1 एक तरफ हेमी एसिटाल फॉर्मेशन की हुई थी और फिर अब जब दूसरा ऑक्सीजन के साथ ये लिंक हो जाती है एक दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ, तो एसिटाल की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ दिस कार्बन इज़ नॉट फ्री फॉर ऑक्सीडेशन। अब इसकी ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं हो सकती। सो इस एंड को हम नाम देते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। इस एंड की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 या एनोमेरिक कार्बन ने हेमी एसिटाल फॉर्मेशन तो की हुई है, लेकिन एसिटाल फॉर्मेशन नहीं है। इट इज़ नॉट येट बाउंड, अभी तक ये बाउंड नहीं है। इसमें हाइड्रॉक्सिल और H एटम को वेवी लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। वेवी लाइन्स का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये बीटा फॉर्म में भी एक्सिस्ट कर सकता है और अल्फा में भी। और अल्फा और बीटा फॉर्म में एक्सिस्ट क तभी कर सकता है जब ये लीनियर फॉर्म में भी एक्सिस्ट कर सकता है। यानी अगर ये अल्फा फॉर्म में एक्सिस्ट कर रहा है, तो ये लीनियर फॉर्म में जाएगा एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इंटो मोस्ट स्टेबल बीटा फॉर्म। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की ब्रेकेज हो सकती है यहाँ से, ये सी डबल बॉन्ड O और OH फॉर्म एक्सिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी के तौर पे एक्ट कर सकती है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करके एज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकती है। सो हम ये पढ़ते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स की कंडेंसेशन से माल्टोज़ की जनरेशन होती है। माल्टोज़ अल्फा माल्टोज़ का जो नोमेनक्लेचर है, उसका नोमेनक्लेचर में जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, उसे हम पहले लिखते हैं और रिड्यूसिंग एंड को बाद में लिखते हैं। नॉन रिड्यूसिंग एंड में लिखते हुए सबसे पहले हमने ये निशानदही करनी होती है कि एनोमेरिक कार्बन पर अल्फा है या बीटा है, ठीक है? वो शुगर डी है या एल है। सो अल्फा डी, दिस वन वाज़ ग्लूकोज, सो ग्लूको पाइरान रिंग की तरह स्ट्रक्चर है पाइरानोसाइड। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसे हम उसके आखिर में एस बाय एल प्लेस करते हैं, पाइरानोसाइड, ठीक है? फिर हमने पेरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में क्या प्लेस करना होता है कि कौन-सी कार्बन एटम नॉन रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड की कौन-सी कार्बन एटम रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड के साथ कंबाइन कर रही है। सो हम देखते हैं कि इसकी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 के साथ एसिटाल लिंकेज या ईथर लिंकेज बना रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रही है। सो हम 1 और एरो रिप्रेजेंट करते हैं टुवर्ड्स 4, 1 4 के साथ कंबाइन हो रही है, 4 चौथे कार्बन एटम्स के साथ और फिर डी ग्लूको और जो नेक्स्ट रिड्यूसिंग एंड है, जो नेक्स्ट मोनोसैकेराइड है, उसका हमने बताना होता है कि वो डी है या एल है, देन ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है? सो जो आखिरी मोनोसैकेराइड यूनिट होता है, उसको एंड करना है तो OSE सफिक्स इस्तेमाल करना है और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगी, जो हम पहले प्लेस करनी है, उसके आखिर में SYL आएगा। इस स्ट्रक्चर को और भी आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर हमारे पास माल्टोज़ या सेलोबायोज़ है, ठीक है? दिस इज़ माल्टोज़, इसमें एक जो एंड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग एंड है, उसे हमने एक तरफ प्लेस किया और जो रिड्यूसिंग एंड है, जो रिडक्शन शो कर सकता है, सॉरी जो ऑक्सीडाइज़ हो सकता है, वो हमने यहाँ पे ओपन करके ये चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसकी ये ब्यूटा आइनोमर फॉर्मेशन है। इट कैन एक्सिस्ट इन लीनियर फॉर्म बाय द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक करके ये लीनियर फॉर्म में भी एक्सिस्ट कर सकता है एंड देन इट कैन एक्सिस्ट इन अल्फा आइनोमर। सो ये जो एंड होता है, जो नॉन रिड्यूसिंग एंड जो रिड्यूसिंग एंड होता है बेसिकली, ये इन तीनों फॉर्म्स में एक्सिस्ट कर सकता है। इसीलिए इसके हाइड्रॉक्सिल और H को वेवी बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेटिंग दैट दे मे एक्सिस्ट इन बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म।
और इसलिए इस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन मुमकिन होती है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन आसानी से शो करता है। Abbreviations are common monosaccharides and some of their derivatives. जब हमने लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स शो करना होते हैं तो वहाँ पे एब्रीविएशंस यूज़ की जाती हैं, जिस तरह हमने अमीनो एसिड्स की एब्रीविएशंस पढ़ी थी ताकि उनको लिखते हुए आसानी पेश आए। सो जनरली हम जो ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं लाइक लैक्टोज की एब्रीविएशन GAL है, ग्लूकोज GLC से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैनोज MAN, देन देयर इज फ्रुक्टोज FRU। सो इन सब की एब्रीविएशंस जो हम फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करते हैं वो आपने याद रखनी है। Next is lactose. So lactose is another disaccharide. It is also termed as milk sugar भी इसे कहा जाता है और ये किस-किस की कॉम्बिनेशन से बनता है? ये बेसिकली एक गैलेक्टोज यूनिट, बीटा गैलेक्टोज यूनिट और बीटा ग्लूकोज यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। बीटा गैलेक्टोज यूनिट्स इसमें बेसिकली हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो CH2OH के सिस हैं, दोनों सेम प्लेन में है हाफ अर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला में। अबव द प्लेन है दोनों, इसलिए दोनों सिस हैं टू ईच अदर, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बीटा बोलते हैं। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइड। गैलेक्टोपाइरानोसाइड, गैलेक्टोपाइरानो क्योंकि ये पाइरान टाइप स्ट्रक्चर है और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए SYL का इजाफा करते हैं। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बना रही है, इसलिए 1 टू 4 बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। और इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म में अगर हमने इसे प्लेस करना हो तो गैलेक्टोज के लिए जो एब्रिविएशन है वो GAL है। पेरेंथेसिस में हम लिखते हैं बीटा 1 टू 4, यानी कि जो गैलेक्टोज है वो बीटा फॉर्म में है 1 टू 4, एंड सेकंड पे हम दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट को लिखते हैं ग्लूकोज। लैक्टोज मिल्क शुगर है और हमारी बॉडीज में लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन लैक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, उसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, फिर ये मोनोसैकेराइड आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। जो लैक्टोज इनटॉलरेंट पर्सन होते हैं उनमें बेसिकली लैक्टेज एंजाइम मिसिंग होता है, जिसकी वजह से लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लैक्टोज की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ और ब्लड स्ट्रीम में पानी को नहीं जाने देता, बल्कि पानी को इंटेस्टाइन में पानी की मिकदार का इजाफा करता है, जिसकी वजह से वाटरी और लूज स्टूल्स होते हैं। नेक्स्ट लैक्टोज पर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोज की फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हो जाते हैं और स्टमक में क्रैम्प्स पड़ते हैं और ब्लोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव सुक्रोज। सुक्रोज दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टेबल शुगर, इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्ट शुगर बेसिकली जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इन्वर्ट शुगर ऑब्टेन होती है। सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम एक्ट करता है, जिसके नतीजे में एक ग्लूकोज का यूनिट और एक फ्रुक्टोज का यूनिट ऑब्टेन होता है। इसकी नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो इट वुड बी अल्फा डी ग्लूकोपैरानोसाइड। ये पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो कि अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोसाइड। बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड, ठीक है, फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड। सो इट इज SYL साइल एंड दिस इज SIDE साइड। एंड पे लगा सकते हैं पेरेंट नेम के एंड पे, या OSEOs लगा सकते हैं। सो अगर इसके एब्रिविएटेड फॉर्म देखें तो GLC अल्फा 1, यानी कि एनुमेरिक कार्बन अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अल्फा 1 टू 2 बीटा फ्रुक्टोज। यहाँ पे डबल हेडेड एरो शो किया गया है, हालांकि प्रीवियसली सिंगल हेडेड एरो था। डबल हेडेड एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्रुक्टोज पहले भी प्लेस हो सकता है, फ्रुक्टोज 2 बीटा अल्फा 1 ग्लूकोज, यानी ये पहले भी हो सकता है, ये बाद में हो, ये पहले हो सकता है और ये बाद में। सो डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट्स बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वी हैव ट्री हेलोज। ट्री हेलोज दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि इसमें एक मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 1 और इसी तरह दूसरे मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 1, यानी कि दोनों एरोमेरिक कार्बन्स जो हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्य होती हैं और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1 टू 1 होती है। सो अल्फा डी ग्लूकोपैरानोसाइड, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोसाइड इसका नाम होगा। ट्री हेलोज और हमारे पास जो सुक्रोज है, इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन है, ये ग्लूकोज की कार्बोनिल कार्बन एसिटाल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसी तरह कार्बोनिल कार्बन जो है फ्रुक्टोज की, वो एसिटाल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सो हम ये कहते हैं कि इट डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे स्टेट नहीं करते क्योंकि इनकी कार्बोनिल कार्बन एसिटाल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। दे आर बाउंड इन एसिटाल फॉर्मेशन और दे आर नॉट फ्री टू एग्जिस्ट इन लीनियर फॉर्म। और जब वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी एक्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। सिमिलरली ट्री हेलोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ट्री हेलोज हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ये चीफ कंपोनेंट है ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन इंसेक्ट्स। So these were the monosaccharides and disaccharides from topic 7.1 of Lehninger's book.